यह है एक ऐसी कहानी जिसमें मोहब्बत, लालच और धोखे का ऐसा जाल बिछाया गया कि एक आम सा लड़का लम्हों में सब कुछ हार बैठा। लेकिन कहानी का मोड़ ऐसा आया कि मुजरिम खुद अपने ही जाल में फंस गए। ऐसा क्या हुआ और कैसे हुआ, जानते हैं आज की केस की कहानी में। मस्र के शहर जफ्ता में एक लड़का रहता था जिसका नाम अहमद था। तकरीबन 2010 में जब उसकी उम्र 22 साल थी, वो काम तलाश कर रहा था। लेकिन चूंकि जफ्ता इतना बड़ा शहर नहीं था, इसलिए वहां जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा नहीं थी। अहमद काम के लिए तंता नामी शहर जाता है, जो एक बड़ा शहर है और वहां जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। उसे वहां एक स्वीट्स फैक्ट्री में काम मिल जाता है। अकेला होने की वजह से जब अहमद काम से छुट्टी करता तो सीधा एक कैफे जाता, जहां कॉफी के साथ फ्री इंटरनेट इस्तेमाल किया जा सकता था, क्योंकि उस वक्त इंटरनेट इतना सस्ता नहीं था कि हर कोई अफोर्ड कर सके। अहमद जब भी कैफे जाता तो वहां एक औरत को देखता जो उससे 7 साल बड़ी थी। वक्त के साथ साथ उस औरत से दोस्ती हो जाती है। फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और आखिरकार ये दोस्ती मोहब्बत में बदल जाती है। जब दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं तो अहमद उस औरत को शादी के लिए प्रपोज करता है। जब अहमद उसे प्रपोज करता है तो वो औरत सोचने के लिए वक्त मांगती है। 2-3 दिन गुजरने के बाद वो औरत अहमद से कहती है कि मैंने सोचकर अपने अब्बू से बात की है, तो मेरे अब्बू ने कहा है कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं और वो मिलने के लिए कैफे आएंगे। अहमद को कोई मसला नहीं होता, लेकिन वो थोड़ा हैरान होता है कि आमतौर पर ऐसी सिचुएशन में बाप लड़के को अपने घर बुलाता है, लेकिन ये बाप खुद मुझसे मिलने आ रहा है। खैर, बड़े शहर की तो अलग जिंदगी होती है। अगले दिन बाप बेटी के साथ कैफे आता है और अहमद से मिलता है। अहमद अपना तारुफ करवाता है और अपने काम के बारे में बताता है और बाप से कहता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। बाप कहता है कि मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन सिर्फ एक चीज की फिक्र है कि मेरी बेटी तुमसे 7 साल बड़ी है। कल को तुम उसकी उम्र की वजह से इससे बेजार होकर अलग ना हो जाओ और फिर मेरी बेटी से कोई शादी नहीं करेगा। तो अहमद कहता है कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं शुरू से ही आपकी बेटी का हाथ ना मांगता और आपकी तसल्ली के लिए आप जो भी डिमांड करें मुझे मंजूर है। तो बाप जवाब देता है कि अगर ऐसा है तो फिर आपको एडवांस में हमें 1 लाख इजिप्शियन पाउंड्स देना होंगे। ये उस वक्त एक बड़ी रकम थी। अहमद ने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बड़ी डिमांड होगी। वो बाप से दरखास्त करता है कि वो थोड़ा कम करें, लेकिन बाप की यही एक शर्त होती है। अहमद उनसे वक्त मांगता है ताकि इतने पैसे का बंदोबस्त करने के लिए सोचे। अहमद पूरे 1 हफ्ते तक सोच में पड़ा रहता है और कैफे भी नहीं जाता। जब वो 1 हफ्ते बाद कैफे जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है तो वो गौर करता है कि गर्लफ्रेंड इससे सही से बात नहीं कर रही और उसका मूड भी ठीक नहीं। जब वो वजह पूछता है तो वो अपनी मायूसी बताती है कि अगर तुम्हें सच में प्यार होता तो तुम इतने दिन सोचने में न लगाते। तो अहमद कहता है कि आप टेंशन ना लें, मुझे सोल्यूशन मिल गया है। मेरा एक जमीन है मेरे गांव में, उसे बेचकर आपके अब्बू को पैसे दूंगा। 3 दिन बाद वो पैसे का बंदोबस्त करके उसे कहता है कि पैसे तैयार हैं, आप घर में इंतजाम करें। मैं पैसों के साथ मैरिज कोर्ट से एक ऑफिशियल बंदे को भी लाऊंगा, फिर बड़ा फंक्शन बाद में करेंगे। तो औरत कहती है ठीक है, और कोर्ट से पेपर्स का बंदोबस्त मैं खुद करूंगी। और यही होता है। 3 दिन बाद अहमद उनके घर जाता है, पैसे देता है और पेपर्स पर साइन करके एक छोटी सी सेलिब्रेशन भी करते हैं। और अहमद वादा करता है कि वो जल्द शादी के लिए बड़ा फंक्शन करेगा। अगले दिन जब अहमद इससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। वो 3 दिन तक बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई असर नहीं। जब वो उनके घर जाता है तो वहां चौकीदार होता है, जो पूछने पर कहता है कि जिनका तुम पूछ रहे हो उन्होंने ये घर सिर्फ 2 दिन के लिए रेंट पर लिया था, फिर चले गए। अहमद हैरान होता है कि ये क्या हो गया। फिर वो मैरिज कोर्ट जाता है और उस ऑफिशियल से मिलने की कोशिश करता है जो पेपर्स के साथ घर आया था, लेकिन पता चलता है कि कोर्ट में इस तरह का कोई बंदा है ही नहीं। यहां अहमद को पता चलता है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है।
अब वो शर्मिंदगी के बायस पुलिस के पास रिपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया तो मुझ पर हंसेंगे। वो खामोश होकर अपने काम में वापस लग जाता है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। 2 दिन बाद उसकी फैक्ट्री पर पुलिस आती है और उसका पूछती है। जब उससे मिलती है तो उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है। अहमद हैरान होता है कि एक तो मुझे लूटा गया और मैंने किसी से शिकायत भी नहीं की, तो मुझे क्यों ले जा रहे हैं। वहां पहुंचकर पुलिस वाले उससे कहते हैं कि एक गैंग है जो लोगों को लूटता है। अब देखें क्या उन्हें जानते हैं या नहीं। जब अहमद देखता है तो वही औरत होती है, उसके साथ उसका बाप और वो बंदा भी जो कोर्ट से खुद को ऑफिशियल बताता था। अहमद कहता है, हाँ मैं उन्हें जानता हूं, उन्होंने मुझे भी लूटा है। ये सुनकर पुलिस वाले अहमद को अरेस्ट करके लॉकअप में डाल देते हैं। लेकिन क्यों? पुलिस कहती है कि जो 1 लाख तुमने उन्हें दिया है वो फेक नोट्स हैं और फेक नोट्स के केस में तुम्हें अरेस्ट किया गया है। लेकिन अहमद कहता है कि मैंने तो इतने पैसे दिए ही नहीं, मैंने सिर्फ एक सोने की अंगूठी दी थी जिसका सबूत भी मेरे पास है, जो उसी शॉप से लिया था, और बाकी के पैसे शादी के दिन देने थे, लेकिन उन्होंने ये सोने की अंगूठी लेकर गायब हो गए। आप हैरान होंगे ना कि ये क्या हो रहा है। मैं बताता हूँ। जब अहमद हैरान था कि इतने पैसे कहाँ से लाऊं, तो उसका एक दोस्त उसे यही आइडिया देता है कि फेक नोट्स मिलते हैं, वो लेकर उन्हें दो और अगर कल को कुछ हो गया तो इनकार कर देना। और चूंकि मिस्र में लूटने से बड़ा जुर्म फेक नोट का होता है, तो जब ये गैंग पकड़ा जाता है तो वो सीधा कहते हैं कि हमने किसी को लूटा, ये पैसे उसने हमें दिए थे। वो ये सोचते हैं कि लूटने पर जेल मिले तो अच्छा है, क्योंकि फेक नोट्स की सजा ज्यादा होती है। लेकिन चूंकि अहमद यह साबित करता है कि उसने सिर्फ एक अंगूठी दी थी और पैसे उसने नहीं दिए, इस बात का कोई सबूत नहीं होता, तो उसे रिहा कर दिया जाता है और वो अंगूठी भी वापस कर दी जाती है और इस गैंग को 3 साल के लिए जेल हो जाती है। ये थी हमारी केस की कहानी।